नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कहानी के अंग अथवा कहानी के तत्व। प्रिय विद्यार्थियों, जोधपुर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए 5वीं इकाई में कहानी और उपन्यास के अंगों की चर्चा की गई है। उसी क्रम में आज हम कहानी के अंग अथवा तत्वों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। फिर विद्यार्थियों, एक समय था जब कहानी एक राजा था, एक थी रानी के रूप में चला करती थी। उस समय कहानी के कथानक का विकास जिस क्रम से घटनाएं घटित होती थी उसी क्रम से किया जाता था। मौखिक कहानियों में यह बात प्राय अब भी चलती है। ऐसी दशा में घटना की विचित्रता और असाधारणता ही रोचकता का कारण हो सकती है, पर आजकल की लिखित कहानी में विचित्र और असाधारण घटनाओं का महत्व नहीं है। कहानी में जितनी ही स्वाभाविक घटनाएं और वर्णन होगा, कहानी उतनी ही सफल मानी जाएगी। यह आधुनिक कहानी की मूल विशेषता है। फिर विद्यार्थियों, स्वाभाविक घटनाओं में कथानक का वह कौतूहल नहीं रहता जो विचित्र घटनाओं में होता है। इसी कारण से आधुनिक लिखित कहानियों में कहानी लेखक कथानक की स्वाभाविक घटनाओं में भी कौतूहल जगाने के हेतु घटनाओं के क्रम में परिवर्तन कर देता है। वह कहानी का आरंभ ही ऐसे ढंग से और ऐसे स्थल से करेगा कि शेष घटनाओं के लिए पाठक के मन में सदैव जिज्ञासा रहती है, और इसी के सहारे वह कौतूहल जो होता है उसे अंत तक बनाए रखने में सफल होता है। इस घटनाक्रम के चुनाव में ही कहानी की कथानक संबंधी कला है। अब जब हम उसके अंगों या तत्वों की बात करते हैं, तो जैसा कि अभी मैं कथानक के संदर्भ में आपसे चर्चा कर रहा था, तो प्रिय विद्यार्थियों, कथानक और चरित्र चित्रण कहानी का विषय या सामग्री होते हैं और वर्णन, कथोपकथन आदि उसके स्वरूप और उपकरण होते हैं। कथानक और चरित्र चित्रण वर्णन और कथोपकथन आदि से व्यक्त किए जा सकते हैं। कथानक का महत्व तो मैं बता ही चुका हूँ कि क्या होता है, आपसे सामने स्पष्ट हो ही गया होगा। लेकिन कहानी के पात्रों का सजीव स्पष्टीकरण चरित्र चित्रण के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। कहानी में यदि कथानक है तो उसके अंतर्गत कुछ पात्र अवश्य होंगे और उन पात्रों का सजीव वर्णन और पूर्ण परिचय ही चरित्र चित्रण का काम करता है। प्रिय विद्यार्थियों, पात्रों के गुण, दोष, स्वभाव, व्यवहार, योग्यता, रूप, रंग, आकार आदि सभी बातें चरित्र चित्रण के अंदर ही आती हैं, और इन विषयों पर जो भी कहानी विशेष प्रकाश डालती है वह कहानी ही अधिक प्रभावशाली होती है। चरित्र चित्रण के लिए जिन पात्रों को चुना गया है उनके व्यक्तित्व की पूरी छाप कहानी लेखक के मस्तिष्क में होनी चाहिए, और उसी प्रकार की छाप पाठक पर भी अभिव्यक्त होनी चाहिए। उसे भी, पाठक को भी उस चीज़ का अनुभव होना चाहिए। चरित्र चित्रण को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए किसी पात्र की विशेषताओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आप भी जानते होंगे, जैसे शारीरिक, मानसिक या आत्मिक या चारित्रिक चित्रण। आप जानते हैं शारीरिक विशेषताओं के भीतर उसका रंग, रूप, आकार, वेशभूषा आदि शारीरिक गुण आते हैं, जिससे कि उसके व्यक्ति का चित्र कहानी पढ़ते हुए हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। मानसिक विशेषताओं के अंतर्गत उसके बौद्धिक गुणों का परिचय मिलना चाहिए, तथा आत्मिक विशेषताओं के अंतर्गत उसकी सहृदयता और सद्व्यवहार का वर्णन होना चाहिए। इस प्रकार से किसी के भी चरित्र में इन विशेषताओं का वर्णन चरित्र चित्रण के अंतर्गत ही आता है। इन सभी विशेषताओं के प्रति मनुष्य की स्वाभाविक जिज्ञासा भी होती है, अतः इनका वर्णन स्वयं ही अपने आप में रोचक हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, मनुष्य जानना चाहता है कि किसी विशेष परिस्थिति में मनुष्य किस प्रकार का व्यवहार करता है, अतः चरित्र के विषय में कौतूहल तो हमेशा ही जिंदा रहता है।
आजकल जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं उनमें मनोदशाओं का चित्रण कहानीकार बड़े रोचक ढंग से करता है। चरित्र संबंधी इन अनेक विशेषताओं का स्पष्टीकरण और प्रमाण कथानक की अनेक घटनाओं से भी प्राप्त होता है। अतः ये जो दोनों अंग है, कथानक और चरित्र चित्रण, ये एक दूसरे पर आधारित होते हैं। और मुख्य बात इसमें होती है कौतूहल, जिज्ञासा, ये बनी रहनी चाहिए पाठक के हृदय। अब हम दूसरी बात करें, वर्णन और कथोपकथन। वर्णन और कथोपकथन ही कथानक और चरित्र चित्रण को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। कथोपकथन के द्वारा ही जो पात्र आपस में संवाद करते हैं, आपस में बोलते हैं, उसी से क्या होता है, कथानक भी और उसका चरित्र भी हमारे सामने प्रस्तुत होता है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा कहानी का विकास भी होता है, कहानी भी आगे बढ़ती है। लेखक वर्णन भी कर रहा है, उसके पात्र भी बोल रहे हैं और घटनाएं और सारे विचार सामने आ रहे हैं, कहानी गति बना लेती है। वर्णन और कथोपकथन दोनों अकेले या मिलकर कथा वस्तु और चरित्र चित्रण को उजागर करते हैं, प्रकट करते हैं। वर्णन कहीं पर घटना की पृष्ठभूमि तैयार करता है, कहीं चरित्र का विश्लेषण करता है और कहीं स्वयं घटना को प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार कथोपकथन या संवाद भी घटना के विकास और चरित्र के प्रकाशन का उपयोगी और स्वाभाविक साधन है। इन दोनों का ही उपयोग कहानीकार अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार करता है। स्वाभाविकता और संक्षिप्तता, ये गुण इन दोनों में होनी चाहिए, तभी उसमें कौतूहल की स्थिति बनी रहती है। अब हम बात करें कहानी के प्रमुख अंग में भाषा और शैली की। विद्यार्थियों, इस मामले में कहानीकार पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। पात्रों के अनुकूल और अपनी रुचि के अनुसार भाषा का प्रयोग होना चाहिए, जो कहानी और चरित्र चित्रण को वर्णन और कथोपकथन द्वारा व्यक्त कर सके। आजकल के कुछ कहानीकार काव्य में भाषा का प्रयोग करते हैं और कुछ स्वाभाविक बोलचाल की भाषा का, कुछ भाषा की भावुकता को लेकर के करते हैं और कुछ संकेत में आवश्यक और उसे प्रस्तुत किया जैसा ऐसी संक्षिप्त शब्दावली और प्रतीकों का भी प्रयोग करते हैं। इसके विषय में कुछ विशेष नियम नहीं बनाए जा सकते। यह कहानीकार की आवश्यकता और उसकी रुचि पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से कहानी कहना चाहता है। अब हम शैली पर भी बात करें तो नई नई शैलियाँ आजकल देखने को मिलती है। वर्णन और वार्तालाप शैली, कुछ डायरी के रूप में कहानी लिखते हैं, कुछ घटनाओं को लेकर के, कुछ पात्रों द्वारा कहानी लिखते हैं। पर स्वाभाविक और प्रभावशाली शैली वर्णन और वार्तालाप दोनों को लेकर चलने वाली होती है। उसमें वर्णन भी होना चाहिए, पात्रों का संवाद भी होना चाहिए, वार्तालाप भी होना चाहिए, कथोपकथन भी होना चाहिए। जिस प्रकार जीवन में वर्णन या वार्तालाप का प्रमुख स्थान है, मनुष्य का समय इन्हीं द्वारा बीतता है, उसी प्रकार कहानी में भी स्वाभाविक वर्णन या वार्तालाप का अत्यंत ही महत्व है। विद्यार्थियों, आजकल कहानी के तत्वों के आधार पर अनेक शैलियाँ चलन में हैं, जैसे वर्णन प्रधान शैली, घटना प्रधान शैली, चरित्र प्रधान शैली, पत्र शैली, डायरी शैली, प्रतीक शैली आदि आदि आदि। यही कहानी के प्रकार भी हो सकते हैं। पर जैसा कहा जा चुका है, जैसा मैंने बताया आपको, कि स्वाभाविक और सफल कहानी वही है जिसमें वर्णन और वार्तालाप दोनों का सहारा लेकर कहानी, कथा या कथानक और का विकास किया जाता है और साथ ही चरित्र चित्रण को भी प्रस्तुत किया जाता है। अब हम जो और महत्वपूर्ण चीज़ है वह है कहानी में उद्देश्य की आवश्यकता। तो विद्यार्थियों, इसके मामले में भी विद्वानों में कई मत हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कहानी के अंतर्गत उद्देश्य की आवश्यकता सभी विद्वान नहीं मानते। कहानी में घटना का वर्णन होता है और उस वर्णन का कोई उद्देश्य नहीं, ऐसा बहुत से विद्वानों का विचार है। पर कहानी का उद्देश्य उसका अत्यंत आवश्यक अंग भी है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए।
अधिकांश तो कहानी का उद्देश्य मनोरंजन ही होता है। जिस किसी घटना के साथ कहानीकार का भावात्मक संबंध हो, उसका पूर्ण और सजीव चित्रण वह पाठकों के सामने भी प्रस्तुत करता है। वह अपने अनुभव बांटना चाहता है और इसमें कभी केवल मनोरंजन और कभी अन्य उद्देश्य भी रहता है। परंतु कुछ कहानियाँ उद्देश्य को लेकर के ही लिखी जाती है। उद्देश्य चाहे स्पष्ट न हो, पर उसके अंतर्गत निहित अवश्य होता है। जैसा कि परंपरागत रूप से नीति, धर्म, उपदेश, प्रचार, ये उद्देश्य हम कहानियों में ढूंढ सकते हैं। सदचरित्र का आदर्श सामने रखकर कहानीकार समाज का सुधार भी करना चाहता है। वीर का आदर्श अंकित कर समाज को वीर भी बनाना चाहता है और पीड़ितों का चित्रण कर समाज को अपने कर्तव्य की ओर भी लौटने के लिए विवश कर सकता है। इस प्रकार यदि हम कहानियों में से कुछ खोजें तो उसके अंदर कोई न कोई उद्देश्य अवश्य ही मिल जाएगा। कहानीकार का भीतर से कुछ उद्देश्य रहता अवश्य है, अन्यथा वह घटनाओं का चुनाव ठीक क्रम से नहीं कर सकता। पर कहानी की कला इस बात में है कि कहानी हमारी अनुभवों को उकसाती हुई, अनुभवों को जागृत करते हुए अंत में जाकर अपने उद्देश्य को प्रकट करे, हमें संवेदनशील भी बनाए, उसके साथ हमारा भावात्मक संबंध हो जाए और हम उस कहानी को भूले नहीं, उसका उद्देश्य स्वतः ही हमारे जहन में आ जाए। कहानी एक पूर्ण रचना है। इस दृष्टि से भी वह उद्देश्यहीन विद्यार्थियों पूर्ण रचना है कहानी, अतः वह उद्देश्यहीन हो ही नहीं सकती। इस प्रकार यदि हम ढूंढें तो उसमें उद्देश्य अवश्य ही होगा और इसी में कहानी की पूर्णता और सफलता भी है। कहानी के अनेक अवयवों में या तत्वों में कौतूहल की स्थिति प्रारंभ से अंत तक होनी ही चाहिए, यह बहुत ही आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक जीवन में कहानी का प्रभाव किसी से छिपा नहीं और जीवन जितना ही जटिल और रहस्यमय होता जाता है, कहानी कला भी उतनी अधिक सूक्ष्म होती जाती है। अतः संभव है आज जो कहानियाँ लिखी जा रही है और आगे जो कहानियाँ आएंगी, आने वाली कहानियों का स्वरूप कला के रूप में भी कुछ विकास होगा। पर यह अवश्य है कि कहानी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। यह मनुष्य के मूल में है, मूल भाव है उसका, मूल प्रवृत्ति है उसकी। इसका विकास होगा और हम कहानी कला को और भी अच्छे रूप में समझ सकेंगे। मेरे विद्यार्थियों, कहानी कला के अंतर्गत आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।